अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका दिन में कभी ना कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की किसी न किसी प्रोडक्ट से पाला जरूर पड़ता होगा। रोड्स पर दौड़ती हुई गाड़ियों पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते हुए प्लेन्स को देखें तो एयर इंडिया पर नजर जाती है, और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ओन करता है। पावर से लेकर फैशन तक और चाय से लेकर नमक तक हर जगह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही राज है। पूरे इंडिया में छोटी बड़ी 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो टाटा ग्रुप के अंडर आती हैं। अब यहाँ आपको लगता होगा कि ये सब सक्सेस रतन टाटा की हिम्मत और विजन से आई है। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन तो जरूर है, लेकिन ये एम्पायर जो आज हम देखते हैं, इसकी कामयाबी की कड़ियाँ 150 साल पीछे जाकर मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम इस कहानी को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक विजनरी ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और टाटा ग्रुप को बनाया एक ग्लोबल पावर हाउस। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते हैं, जबकि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में टाटा ग्रुप अपने ऑपरेशंस खुद मैनेज करता है। 2024 के एस्टीमेट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप का कैपिटल $403 बिलियन है, जो कि इंडियन करेंसी में 33,500 अरब रुपए, जबकि पाकिस्तानी रुपीस में बात की जाए तो ये नंबर इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्जा है वो एक नहीं 2 बार उतारा जा सकता है। गाड़ियां हो या ज्वेलरी, नमक हो या पत्ती, एयरलाइन इंडस्ट्री से लेकर रियल एस्टेट सर्विस तक, टाटा ग्रुप 24 से ज्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में अपने पैर जमाए बैठा है। कामयाबी के इस सफर का आगाज रतन टाटा के दादा नहीं बल्कि परदादा जमशेदजी टाटा ने आज से 156 साल पहले सिर्फ 21,000 रुपयों से किया था। जमशेदजी अपने फादर के साथ कॉटन की ट्रेडिंग का काम करते थे और 1868 में जब वो 29 साल के थे तब उन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी। जो कॉटन वो बेचते थे वो ज्यादातर एक्सपोर्ट होती थी और उसमें से कुछ टेक्सटाइल मिल्स खरीद कर कपड़े की सूरत में बेचती थी। इस तरह जमशेद जी को आइडिया आया कि कॉटन सेल करने के साथ साथ वो एक टेक्सटाइल मिल भी लगा ले, लेकिन मिल लगाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और इतने पैसे एक नए बिजनेस में लगाना काफी रिस्की था। उस वक्त चिंचपोकली में एक ऑयल मिल काफी नुकसान में जा रही थी और अल्टीमेटली वो बैंकरप्ट हो गई, तो उन्होंने सस्ते दामों वो ऑयल मिल खरीदी और उसको कॉटन मिल में कन्वर्ट करके चलाने लगे। उस मिल को अलेक्जेंड्रा का नाम दिया गया। 2 सालों के बाद उन्होंने वो मिल जो नुकसान में जा रही थी उसको प्रॉफिट में बेचा और एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जितने पैसे जमा कर लिए। उस वक्त बॉम्बे कॉटन की मार्केट का गढ़ था, जिसको कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। जमशेद जी का ताल्लुक खुद भी बॉम्बे से ही था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी नई कॉटन मिल बॉम्बे से 770 किलोमीटर दूर नागपुर में स्टेब्लिश की। इस नई मिल को एम्प्रेस मिल का नाम दिया गया, जिस पर बॉम्बे के लोगों ने उनको कॉटन की मार्केट से इतना दूर मिल बनाने पर बहुत ताने भी दिए। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि जब बॉम्बे कॉटन की मार्केट का हब है तो जमशेद जी ने नागपुर में मिल क्यों स्टेब्लिश की। पर वक्त ने साबित किया कि जमशेद जी का ये फैसला बहुत अच्छा था। पहला ये कि रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन की फसलें ज्यादातर नागपुर के करीब होती थी, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की सप्लाई का इनको कोई मसला नहीं होता था। दूसरा रीजन था वाटर सप्लाई। कॉटन को कपड़ा बनाने के प्रोसेस के दौरान बहुत सारा पानी चाहिए होता है और नागपुर के पास कई रिवर्स और लेक्स हैं, जिनकी वजह से पानी की सप्लाई का भी मसला नहीं था। तीसरा रीजन था मजदूरों की अवेलेबिलिटी। क्योंकि बॉम्बे जैसे शहरों में मजदूरों की डिमांड ज्यादा थी, इसी वजह से वहां अक्सर मजदूरों की शॉर्टेज रहती थी और शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होने की वजह से वहां पर उनका रेट भी ज्यादा होता। पर नागपुर में बेरोजगारी ज्यादा होने की वजह से यहाँ रेट बहुत कम थे और अवेलेबिलिटी ज्यादा। अब क्योंकि इस एरिया में पहले कोई कॉटन मिल नहीं थी, इसी वजह से वहाँ के मजदूर ज्यादा ट्रेंड नहीं थे, उन पर बहुत मेहनत करने की जरूरत थी। जमशेद जी ने देखा कि वर्कर्स काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बात बात पर छुट्टी कर लेते हैं और ज्यादातर दिनों में ऐसा भी होता था कि 20% से ज्यादा वर्कर्स छुट्टी पर होते थे। ये बात जमशेद जी टाटा को बहुत परेशान किए रखती थी, लेकिन उन्होंने इस मसले के सॉल्यूशन के लिए आज से 150 साल पहले एक ऐसा तरीका अपनाया जो आज के मॉडर्न एरा में भी तसव्वुर करना मुश्किल दिखाई देता है। उन्होंने वर्कर्स को डांटने, उनकी सैलरीज काटने के बजाय उन्हें मजीद फैसिलिटीज देने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस की कि उनकी फैक्ट्रीज के तमाम वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी।
उनकी मेडिकल इंश्योरेंस भी की गई और उनकी एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स डे और फैमिली डेज भी रखे गए। ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को सबके सामने इनाम भी दिया जाता था। यानी ये सब कुछ आज के दौर में तो समझ आता है, लेकिन उस दौर में ऐसा करना किसी ख्वाब से कम नहीं था। और मजे की बात यह कि उनकी ये स्कीम काम भी कर गई। वर्कर्स खुद को वैल्यूड फील करने लगे, वो कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम करने लगे। जमशेदजी का मानना था कि इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हर चीज का इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होना बहुत जरूरी है, और अपना यही मिशन लिए वो कोशिश करते गए। उन्होंने मजीद कंपनीज लगाना शुरू कर दी। उस वक्त सिल्क बहुत प्रीमियम कपड़ा समझा जाता था और उसमें सबसे ए क्लास सिल्क फ्रांस से इंपोर्ट होता था। फ्रेंच सिल्क वॉर्म पूरी दुनिया में बेहतरीन सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते थे। जमशेदजी फ्रांस गए और वहां से फ्रेंच सिल्क वॉर्म की ब्रीड इंडिया में लेकर आए। लेकिन मसला था कि ये सिल्क वॉर्म सिर्फ यूरोप के क्लाइमेट में ही अच्छी प्रोडक्शन देने की काबिलियत रखते थे। इंडिया में उनका सरवाइव करना काफी मुश्किल था। लिहाजा उन्होंने बेंगलोर में एक सिल्क फार्म एस्टेब्लिश किया, जहां का क्लाइमेट इस खास सिल्क वॉर्म के लिए काफी बेहतर तो था, लेकिन परफेक्ट नहीं था। शुरुआत में उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसा कि फ्रेंच सिल्क वॉर्म में अक्सर बीमारियां फूट पड़ती थी। इन मसलों को फिक्स करने के लिए पहली बार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सिल्क वॉर्म की फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी जमशेदजी टाटा ही लेकर आए। खुशकिस्मती से ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया और इस तरह जमशेदजी ने टाटा सिल्क की सूरत में इंडिया को बेहतरीन सिल्क बनाने के काबिल बना दिया। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर्स में से एक है, और ये सब उन पहले एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस और रिसर्च की वजह से मुमकिन हो पाया है। उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। जमशेदजी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को टारगेट किया और 1885 में पौंडीचेरी में एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल्स को फ्रेंच कॉलोनी के बीच इंट्रोड्यूस कराना था। लेकिन ये आइडिया कम डिमांड की वजह से कामयाब नहीं हुआ। कॉटन के अलावा वो अपना नेटवर्क और भी बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडिया में जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं वो पूरी तरह इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हों। उनके टोटल 4 ख्वाब थे: आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, होटल, एजुकेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। पर सिर्फ होटल ही वो ऐसा सपना था जिसको वो पूरा होते देख पाए, और ये था द ताज महल होटल, जो 1903 में कंप्लीट हुआ था। जब ताज महल होटल पहली बार खोला गया तो ये इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था। इसके अलावा अमेरिकन फैंस, जर्मन एलिवेटर्स और टर्किश बाथ्स भी इसमें इंस्टॉल किए गए। शुरुआत में ताज महल होटल के रूम्स का रेंट सिर्फ 13 रुपए हुआ करता था, जिसमें अटैच बाथरूम भी शामिल था। ताज महल होटल खोलने के पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार जमशेदजी को बॉम्बे के मशहूर वॉटसन्स होटल, जिसको आज एस्प्लेनेड मेंशंस भी कहा जाता है, में जाने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए बनाया गया था। इसी वजह से उन्होंने ताज महल होटल बनाने का फैसला किया। लेकिन इस कहानी को चार्ल्स एलन नामी एक राइटर ने झूठा करार दिया और लिखा कि जमशेदजी इतनी छोटी सी बात को दिल पे नहीं ले सकते थे, बल्कि उनको अपने शहर बॉम्बे से काफी लगाव था और वो अपने होम टाउन को एक गिफ्ट देना चाहते थे। ताज महल होटल को इस तरह से डिजाइन किया गया कि उसके हर रूम से समंदर का नजारा इस तरह दिखाई दे कि ऐसे मालूम हो कि होटल समंदर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। उस दौर में ब्रिटिशर्स तेजी से पूरे ब्रिटिश इंडिया में रेलवे नेटवर्क बिछा रहे थे, जिसमें लगने वाला हजारों लाखों टन लोहा ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाता था। जमशेदजी का ख्वाब था कि वो इंडिया में ही स्टील मैन्युफैक्चर करें। इसके चलते उन्होंने पूरे भारत में स्टील बनाने के लिए आयरन रिजर्व्स को ढूंढना शुरू कर दिया। 17 साल तक ये तलाश जारी रही और बिल आखिर बंगाल में आयरन रिजर्व्स मिल गए। 1899 में वहां पर स्टील प्लांट का आगाज कर दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से स्टील बनते हुए देखना जमशेदजी के नसीब में नहीं था। 1904 में जमशेदजी की डेथ हो गई और उनके अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे दोराबजी टाटा को मैदान में आना पड़ा। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए 1907 में आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश कर दी गई, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। ये एशिया का सबसे पहला स्टील प्लांट था और वर्ल्ड वॉर 1 में इसी प्लांट के जरिए ब्रिटिशर्स ने अपनी स्टील्स की डिमांड को पूरा किया। दोराबजी टाटा की सरबराही में टाटा ग्रुप मजीद तेजी से तरक्की करने लगा
1910 में टाटा पावर के नाम से इंडिया की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी इस्टेब्लिश कर दी गई, जहां पर नेचुरल वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल लेक्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी और कई बड़ी इंडस्ट्रीज को इसी पावर प्लांट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू कर दी गई। उस वक्त क्योंकि साइंस पूरी दुनिया में तरक्की कर रही थी और टाटा ग्रुप इंडिया को किसी सूरत पीछे नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की बुनियाद रखी ताकि साइंस और रिसर्च की फील्ड में दुनिया का मुकाबला किया जा सके। और इसी इंस्टीट्यूट ने इंडिया को अपना पहला कंप्यूटर और पहला एयरक्राफ्ट बनाने में काफ़ी मदद भी की। टाटा ग्रुप खुद ही तरक्की नहीं कर रहा था, बल्कि वो वर्कर्स के लिए ऐसी फैसिलिटीज ला रहा था जिसे दुनिया में कोई भी और कंपनी नहीं अपना रही थी। वर्कर्स की शिफ्ट को 8 घंटे तक महदूद किया गया ताकि वो जल्दी फारिग होकर घर वापस जाएं और अपनी फैमिलीज के साथ वक्त गुजारें। और आज टाटा की ये पॉलिसी, जो आज से 100 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, पूरी दुनिया में काम कर रही है। यहाँ दोराबजी टाटा की जिंदगी को भी फुल स्टॉप लग गया। 1932 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन इन 28 सालों में उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, साइंस और कई दीगर चीजों से नवाजा था। दोराबजी के बाद टाटा ग्रुप की जिम्मेदारियां उनके एक फैमिली मेंबर JRD टाटा के हाथों में आ गई। JRD टाटा एविएशन में एक्सपीरियंस रखते थे, इसीलिए कंट्रोल संभालते ही उन्होंने इरादा कर लिया कि वो इंडिया को अपनी एयरलाइन देंगे। JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की बुनियाद रखी, जो किसी इनकलाब से कम नहीं था। भारत को अपनी एयरलाइन मिल चुकी थी, जिसकी पहली फ्लाइट को खुद एज अ पायलट JRD टाटा ने उड़ाया और इंडिया के फर्स्ट कमर्शियल पायलट होने का एजाज भी अपने नाम किया। लेकिन 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया में मौजूद काफ़ी इंडस्ट्रीज को इंडियन सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें टाटा एयरलाइन भी थी, और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। अब बारी थी केमिकल इंडस्ट्री की। JRD टाटा ने महसूस किया कि भारत में केमिकल इंडस्ट्रीज तो मौजूद हैं, लेकिन उनको अपने काम पूरे करने के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट केमिकल्स दूसरी कंट्रीज से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। जैसा कि ग्लास, साबुन और सर्फ जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कास्टिक सोडा और सोडा ऐश की ज़रूरत थी, मगर ये केमिकल्स इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे, उनको दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट किया जाता। इसी वजह से 1939 में टाटा केमिकल्स के नाम से एक कंपनी खोली गई, जो इंडिया के लिए तमाम केमिकल्स खुद प्रोड्यूस करती थी। इस कंपनी ने फर्टिलाइजर और दूसरे सेक्टर्स में इंडिया को ग्रो करने में काफ़ी मदद की। उसके बाद एक बार फिर से JRD टाटा ने ट्रांसपोर्टेशन का रुख किया, ट्रक्स और इंजन्स बनाने वाली एक कंपनी की शुरुआत की, जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। टाटा मोटर्स कई मॉडल्स की कार्स, ट्रक्स और दूसरी व्हीकल्स बनाता है। टाटा मोटर्स आज भी इंडिया की मोटर इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है और यहाँ से गाड़ियाँ साउथ अफ्रीका भी भेजी जाती हैं। उसके बाद 1960s में जब कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजीज की तरफ दुनिया बढ़ने लगी, तो टाटा ग्रुप भी पीछे ना रहा। उन्होंने इंडिया की सबसे पहली सॉफ्टवेयर और IT कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बना दी। 1984 में JRD टाटा ने महसूस किया कि भारत में लोग चाय बहुत शौक से पीते हैं, इसीलिए टाटा ग्रुप ने चाय की डिमांड को पूरा करने के लिए भी कदम उठाया। उन्होंने टाटा टी के नाम से एक कंपनी शुरू की और वो कंपनी दुनिया की चाय बनाने वाली कंपनीज में आज तक एक बड़ा नाम है। इसके साथ साथ JRD टाटा अब बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने बिजनेस की कमांड संभालने के लिए अपनी जिंदगी में ही अपने एक फैमिली मेंबर को USA से इंडिया बुलाया। ये फैमिली मेंबर कोई और नहीं बल्कि सर रतन टाटा थे। शुरुआत में रतन टाटा को सिर्फ टाटा स्टील में जिम्मेदारियां दी गई और उन्होंने टाटा स्टील को लॉस से निकालकर प्रॉफिट तक ला पहुंचाया। JRD टाटा बहुत इम्प्रेस हुए और इसी वजह से उन्होंने 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। रतन टाटा क्योंकि मॉडर्न एरा के आदमी थे, इसीलिए वो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने चेयरमैन बनते ही ये सोचा कि टाटा मोटर्स कार्स और ट्रक्स तो बनाता ही रहा है, लेकिन आज भी कोई एक ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती हो, यानी कुछ न कुछ पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करने ही पड़ते थे। इसीलिए टाटा मोटर्स ने एक नया कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और 1998 में इंडिया की पहली कार इंडिका को लॉन्च किया गया। TCS जो सिर्फ पहले बेसिक डाटा एंट्री और मैनेजमेंट का काम करती थी, उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर शिफ्ट कर दिया गया और उसे दुनिया की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज की लिस्ट में ला खड़ा किया।
रतन टाटा के अंडर टाटा ग्रुप ने दुनिया के मशहूर ब्रांड्स को खरीदना शुरू कर दिया। टाटा ने उस वक्त की मशहूर टी कंपनी टेटले टी को एक्वायर कर लिया। टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को और टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनीज को भी एक्वायर कर लिया। 2012 में रतन टाटा ने अपनी बढ़ती एज की वजह से एज अ चेयरमैन टाटा ग्रुप रिजाइन कर दिया और अपनी जगह पर साइरस मिस्ट्री को चेयरमैन बना दिया, जिनकी 2022 में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और आज नटरंजन चंद्रास्करन टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। टाटा ग्रुप आज भी तेजी से तरक्की कर रहा है और जिंदगी के हर शोबे में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। ये किसी एक शख्स की मेहनत नहीं बल्कि 150 साल तक कई लोगों के खून पसीने का नतीजा है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।